नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ही एक्स पर बैन हुई, वैसे ही पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में कच्चे तेल का आयात घटा, लेकिन तेल गैस का बिल आसमान छू गया, जिससे महंगाई का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जयपुर में नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। उधर बंगाल चुनाव के एक बूथ ने पूरा रिजल्ट पलट दिया, जिससे धांधली के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन, लोग बोले डर गई मोदी सरकार। भारत का कच्चा तेल आयात घटा, लेकिन तेजी से बढ़ा तेल और गैस का बिल। जयपुर में नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका। अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत, जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। ईरान अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख का तेहरान दौरा। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अब भारत में बैन कर दिया गया है। इस अकाउंट को शुरू करने वाले अभिजीत दीपके का कहना है कि पहले उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश हुई और जब वो सफल नहीं हो पाई तो अब पूरा हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि लोग खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। उनका कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उनका अकाउंट बंद क्यों किया गया, जबकि उन्होंने कोई गलत या गैर कानूनी बात तो लिखी नहीं थी। दीपके का दावा है कि वो सिर्फ सवाल उठा रहे थे और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मुद्दे पर आवाज उठाई जाए और जवाब मांगा जाए। आपको बता दें कि ये अकाउंट भारत में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इंस्टाग्राम पर सीजेपी ने फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी को भी पछाड़ दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट बैन होने की खबर पर अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, इसलिए ये अकाउंट बैन किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने चेताया कि कॉकरोच साम्राज्यों, महामारियों और शायद कुछ आईटी सेल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे हैं। एक को ब्लॉक करोगे तो 10 और अंधेरे कोने से निकल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के बेतहाशा बढ़ते प्रभाव से घबरा रही है। वे उन्हें पटरी से उतारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, समानांतर अकाउंट बना रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं और अब उनके अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन कॉकरोचों की तरह वो बढ़ते ही रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रही, इसका मतलब वो खुद ही एक चुटकुला है। अप्रैल 2026 में भारत के कच्चे तेल के आयात में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद देश का तेल और गैस पर कुल खर्च तेजी से बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस महीने 20.1 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 4.5% कम है। हालांकि आयात में कमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते भारत को तेल आयात पर $16.3 अरब खर्च करने पड़े। ये पिछले साल के $10.7 अरब की तुलना में लगभग 50% अधिक है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में अस्थिरता है। इसी अवधि में भारत का नेट तेल और गैस आयात बिल बढ़कर $13.9 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23% ज्यादा है। गैस सेक्टर में खपत में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में प्राकृतिक गैस की खपत 16.7% घटकर 4,703 MMSCM रह गई है। LNG आयात भी करीब 30% कम हुआ और इसका मूल्य भी लगभग 25% घट गया है। इसके साथ ही घरेलू गैस उत्पादन में 4.2% की गिरावट देखी गई। जयपुर में नीट यूजी 2026 परीक्षा लीक मामले को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से शुरू होकर बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ा, जहां पर पुलिस ने हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने किया। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई विधायक और सांसद भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रही। डोटासरा ने आरोप लगाया कि संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय सरकार ने कोई चर्चा नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि अब पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तानाशाही चला रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई और आरोप लगाया कि पेपर लीक माफियाओं को बचाया जा रहा है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में अंतरिम सुरक्षा देते हुए निर्देश दिया है कि पुलिस 31 जुलाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई यानी गिरफ्तारी या कोई भी सख्त कदम नहीं उठा सकती। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि ये राहत शर्तों के साथ है। कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जा सकते और उन्हें जांच में पूरा सहयोग भी करना पड़ेगा। अगर जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है तो 48 घंटे पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है। साथ ही अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो पुलिस अदालत में फिर से अर्जी देकर आगे की कार्रवाई की अनुमति मांग सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई के बाद होने की संभावना है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। बंगाल सीट पर आखिरी राउंड से पलटा चुनाव नतीजा। कुर्बानी पर बोले हुमायूं कबीर, कोई नहीं रोक सकता। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आतंकी पीओके में ढेर। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा। पश्चिम बंगाल की राजरहाट न्यू टाउन सीट के चुनाव नतीजों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक मतगणना के दौरान टीएमसी उम्मीदवार शुरुआत में बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंतिम राउंड की गिनती के बाद बीजेपी ने 316 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। विवाद की मुख्य वजह उत्तर कोलकाता के मुसलमान पाड़ा इलाके के बूथ 164 और 165 हैं। दोनों बूथ एक ही स्कूल में थे और मतदाताओं की सामाजिक धार्मिक प्रोफाइल भी लगभग समान थी। इसके बावजूद नतीजों में बड़ा अंतर देखने के लिए मिला। बूथ 164 में काउंटिंग तय राउंड में नहीं हुई और उसे आखिरी में अलग से जोड़ा गया। आंकड़ों के मुताबिक बूथ 164 में 656 वोट पड़े, जिनमें बीजेपी को 637 वोट मिले और टीएमसी को केवल 5 वोट। वहीं पास के बूथ 165 में बीजेपी को सिर्फ 32 वोट मिले। इसी एक राउंड की गिनती ने पूरा चुनाव परिणाम बदल दिया। अब चुनाव आयोग की भूमिका और काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के बागी नेता हुमायूं कबीर का कहना है कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी तो होकर रहेगी, क्योंकि ये तो 1400 साल पहले से होती आ रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये होती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि कोई भी कुर्बानी को रोक नहीं सकता। हुमायूं कबीर ने बंगाल सरकार और नेताओं के बयानों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार कभी कुछ बोलती है और अगले दिन कुछ और बोल देती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुसलमानों को गाय खाने से मना करती है तो वो उनका फैसला हो सकता है, लेकिन कुर्बानी रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी होगी, ऊंट और दुम्बे की भी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी जानवर धार्मिक तौर पर कुर्बानी के लिए जायज हैं, उनकी कुर्बानी होती रहेगी और इससे कोई रोक नहीं सकता। कबीर के इस बयान से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि कोई ना कोई नेता मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम जरूर करेगा। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक्स पर लिखा था कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों ने जो गांधीगिरी की है वो सबसे अच्छा तरीका है मौजूदा समय में अपनी बात रखने का और ये बताने का कि जो चीज उन पर थोपी जा रही है उसका प्रभाव क्या हो सकता है। बीच में भड़काने वाले लोग भी आएंगे, कुछ मुस्लिम नेता भी आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे शांति वाला और असरदार तरीका है। अब माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर का बयान मुसलमान समुदाय को भड़काने का काम कर सकता है। पुलवामा हमले से जुड़े आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर अरजमंद गुलजार उर्फ हमजा बुरहान पीओके में मारा गया है। बताया जा रहा है कि उसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमजा बुरहान लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहता था और सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था और बाद में पाकिस्तान जाकर आतंकी संगठन से जुड़ गया। वहीं से वो कथित तौर पर कश्मीर में आतंक फैलाने, युवाओं की भर्ती और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हमजा बुरहान को 2022 में गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था। उस पर आरोप था कि वो पुलवामा और दक्षिण कश्मीर में ग्रेनेड हमलों, विस्फोटक सप्लाई और आतंकी भर्ती जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर आज गुरुवार को ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दौरा ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को कम करने और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी एक हफ्ते में कम से कम दूसरी बार तेहरान पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को बातचीत के जरिए कम किया जा सके और किसी बड़े टकराव को रोका जा सके। इस दौरान इस्लामाबाद दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। तेहरान में हो रही इन लगातार बैठकों ने क्षेत्रीय कूटनीति को और गर्म कर दिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अहम बातचीत देखने के लिए मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा।
दरअसल मीडिया ने ट्रंप से सवाल किया था कि उनकी नेतन्याहू से ईरान पर संभावित हमले और आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है। इसी सवाल के जवाब में ट्रंप ने बेहद आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा कि वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगा, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि इस्राएल में उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि इस्राएल में मेरी लोकप्रियता 99% है। ट्रंप ने मजाकिया लेकिन राजनीतिक अंदाज में कहा कि वो चाहें तो इस्राएल में प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ सकते हैं। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर का अपडेट लेकर रात 8 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.